हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो हम लोगों ने इस समय एक सेगमेंट शुरू किया था जिसमें हम लोग ज्योमेट्री की बिल्कुल ही अच्छे से चर्चा करने वाले थे। तो इसका पहला सेशन हो चुका है। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दिया जाएगा, वो आप लोग जाके पहले देख लीजिएगा। उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं कि ज्यामिति की शुरुआत कहाँ से होती है और ज्यामिति में बिंदु, लाइन और ये लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा, रेखाखंड, किरण, ये सब क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, गुण क्या होते हैं, ये सारी चीजें पिछले वीडियो में बता दी गई है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। आज के इस सेगमेंट में या आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं रेखा के बारे में। यानी कि रेखा को और डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें केवल रेखा के गुणधर्म पे ही बात हुई थी। इसमें रेखा के जो प्रकार होते हैं, कई प्रकार की रेखाएं होती हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज लाइन को देखना। तो ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग रेखा को देखेंगे। रेखा जिसे इंग्लिश में लाइन भी कहा जाता है। रेखा पहले की वीडियो में ही बताया जा चुका है, इनफाइनाइट तक बढ़ाई जा सकती है, यानी कि उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ना तो प्रारंभिक बिंदु होता है। इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक, जैसे खींचे उधर भी अनंत तक ही जाती है। यानी कि कुछ इस तरह से रेखा को दर्शाया जाता है, यानी कि एक तीर इधर एक तीर इधर लगा दिया जाता है, तो ये रेखा को दर्शाने का एक तरीका हो जाता है। अगर चाहे तो इस रेखा को ए बी अगर नाम दे दिया जाए तो ए बी के ऊपर ऐसा एक हम लोग साइन बना देते हैं, तब ये दर्शाती है कि कोई रेखा है ए बी। हालांकि इसका कोई एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, बट इस तरह से इसको दर्शा सकते हैं। रेखा को बात की जाए तो हम लोग दो तरीके से जानते हैं। रेखा के दो प्रकार हैं, एक सरल रेखा जिसे हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन कहते हैं, और एक वक्र रेखा जिसे इंग्लिश में हम लोग कर्व्ड लाइन कहते हैं, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई। स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग मेन लाइन मानते हैं। वक्र रेखा को कोई लाइन अभी तक हम लोग नहीं जानते थे कि वक्र जो टेढ़ी मेढ़ी भी होती है उसको भी लाइन कहा जाता है, तो उसे भी एक लाइन ही कहा जाता है। तो सरल रेखा जिससे हम लोग सभी परिचित हैं, कोई भी लाइन इस तरह से, ये एक सरल रेखा हो जाती है। और इस तरह से कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा खींच दे या इस तरह से कोई कर्व बना दे, ये सारी किसके अंतर्गत आती है? ये सारी चीजें वक्र रेखा के अंतर्गत आती है। तो ये तो हो गया रेखा। सरल रेखा क्या होती है, वक्र रेखा क्या होती है। अगर ध्यान दिए जाए तो पूरी की पूरी ज्योमेट्री, जितने चित्र उसमें हम पढ़ते हैं, वो सारी चीजें इन्हीं दो चीजों से मिलकर बनी है। बात की जाए अगर त्रिभुज की, तो उसमें तीन अपनी स्ट्रेट लाइन्स हैं, यानी कि सरल रेखाएं हैं। चतुर्भुज में चार लाइनें हो जाती हैं इस तरह से। पंचभुज या षष्ठभुज या बहुभुज कोई भी चीजें बनाई जाती है तो उसमें स्ट्रेट लाइन का ही प्रयोग होता है। अब जैसे इसमें बात की जाए तो अगर इसमें एक वृत्त लिया जाए, परवलय लिया जाए, अति परवलय लिया जाए, इस तरह से ये सारी चीजें, तो ये सब चीजें जो है ये वक्र रेखा के द्वारा बनाई जाती हैं। तो इसलिए रेखा का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। रेखा के कई प्रकार होते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेखा कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करें तो दो टाइप पे पहले हम लोग देखते हैं रेखा को, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा। इन दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे क्या है क्षैतिज रेखा और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। अब ये जो क्षैतिज रेखा है अपनी, क्षैतिज रेखा मतलब कि लेटी हुई रेखा, यानी कि जो पड़ी हुई हो, ऐसे जमीन के समांतर में हो, वो सारी चीजें क्षैतिज कहलाती हैं। जो जमीन के समांतर कोई चीजें पड़ी होती हैं वो क्षैतिज कहलाती हैं। जो जमीन के लंबवत, अभी लंबवत आपको हो सकता है ना समझ में आए, नेक्स्ट वीडियो में जब हम एंगल डिस्कस करेंगे यानी कि कोण के बारे में बात करेंगे तो उसमें आपको लंबवत रेखा, समांतर रेखा, ये सब चीजें पता चलेंगी। समांतर रेखा तो इसी में बता देंगे क्योंकि समांतर रेखा अपने सिलेबस में है। तो लंबवत रेखा भी बताएंगे, लेकिन एंगल क्या होते हैं हो सकता है बहुत सारी चीजें पहले से पता होती हैं, तो ये चीजें भी ज्यादातर लोगों को पता होगी एक आध को छोड़कर। तो टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में वो भी आ जाएगा। तो क्षैतिज रेखा साधारण सी बात है, जो इस तरह से हमको रेखाएं दिखें कहीं भी, वो अपनी सारी क्षैतिज रेखाएं होती हैं। और जो इस तरह से रेखाएं दिखें वो सारी अपनी हॉरिजॉन्टल यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। तो
तो ये तो हो गए सिंपल सी बात। रेखाओं के दो प्रकार इस तरह से होते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं अपनी समांतर रेखाओं पे। नेक्स्ट पॉइंट है समांतर रेखा। अंग्रेजी में इसे पैरेलल लाइन कहते हैं। समांतर रेखा की क्या क्वालिटी होती है? दो ऐसी रेखाएं, चाहे ऊर्ध्वाधर ले लीजिए चाहे क्षैतिज ले लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्षैतिज ले लेते हैं इस तरह से और इस तरह से। इसमें दो लाइनों को कंपेयर किया जाता है, यानी कि ये दो लाइनों पर ही काम करती है। कोई एक लाइन, तो अगर इसको हम लोग ए बी नाम दे दे या एल नाम दे दे, इस रेखा को एल नाम दे दिया और इस रेखा को एम नाम दे दिया, तो इसको दर्शाने का जो तरीका होता है, पहले तो इसकी प्रॉपर्टी जान लीजिए। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इन दोनों रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी यानी कि 90 डिग्री पर एक अभिलंब डाला जाए, यानी कि एक डंडा डाल दिया जाए, तो वो उसका अभिलंब कहलाता है। और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री पे जो अभिलंब डाला गया है, उसी की दूरी इनके बीच की दूरी कही जाएगी। तो इनके बीच में कहीं भी हम लोग लंब डाल दें या अभिलंब डाल दें, अभिलंब और लंब एक ही बात है, कहीं भी डाल दे तो ये दूरी हर जगह हमें सेम आएगी। अगर यहाँ पे x मीटर आ रही है तो यहाँ भी x मीटर ही आएगी। तब ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं, यानी कि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। प्रॉपर्टी नंबर 1, बीच की दूरी समान सभी स्थान पे। दूसरा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। प्रतिच्छेद ये नहीं करती हैं, लिख लीजिएगा आगे। तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और इनके बीच की दूरी आपस में समान होती है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा जाए तो इसको दर्शाया कैसे जाता है? तो इसको अगर रेखा L मान रहे हैं, इसको M मान रहे हैं, तो इसको हम लोग L पैरेलल टू M कह लीजिए या M पैरेलल टू L कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। यानी कि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, यानी कि रेखा L M के समांतर है और रेखा M L के समांतर है। तो ये हो जाते हैं अपने गुण। चाहे ऐसे रहे तब भी ये समांतर ही, कहीं पे अगर आपको इस तरह से क्षैतिज रेखाएं दिख जाए तब भी कंफ्यूज नहीं होना है। इनके बीच की लंबवत दूरी अगर दोनों जगह बराबर है, यानी कि यहाँ से एक लंब डाला, यहाँ से एक लंब डाला, अगर दोनों जगह y मीटर आ रही है या y सेंटीमीटर आ रही है, कोई भी मात्रा को, यानी कि बीच की दूरी अगर सेम आ रही है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग पैरेलल लाइन कहेंगे, यानी कि समांतर रेखा कहेंगे। ये तो हो जाती है अपनी समांतर रेखा। अब नेक्स्ट रेखा, अगर ये रेखाएं समांतर ना हो, थोड़ा सा इधर उधर झुक जाएं, तब क्या होता है? तो उसी पे अपनी प्रतिच्छेदी रेखाएं आ जाती हैं। आइए नेक्स्ट उसी पे बात करते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट अपनी हो जाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर रेखाओं का क्या गुण था कि वो दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी काटती नहीं थी, यानी कि इनफाइनाइट तक इधर बढ़ाएं, इनफाइनाइट तक इधर बढ़ाएं, दोनों को बढ़ाएं तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि काटेंगी नहीं। प्रतिच्छेदी रेखाओं में इंसेक्ट लाइन कहते हैं इसको, यानी कि जो कहीं पे काटती हो। तो दो ऐसी रेखाएं ले लें जो एक दूसरे को काटे, वो दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इस तरह से किसी एक पॉइंट पर अगर ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं तो वो दोनों आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसमें कोई विशेष ऐसा वो है नहीं कि दर्शाया जाए इन लाइनों को, तो इसका दर्शाने का कोई तरीका मुझे तो नहीं पता है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती है, यानी कि जो रेखाएं समांतर ना हो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जैसे कोई रेखा इस तरह से जा रही है और इस तरह से जा रही है, तो क्या ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगी? तो अगर हम लोग गौर से सुने तो पहले जो रेखाओं की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि इसको भी हम लोग इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, इसको भी इनफाइनाइट तक। तो जब हम लोग इसको इधर बढ़ाएंगे इनफाइनाइट तक और इसको इधर बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं पे काटेंगे। तो ये दोनों एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर रेखाओं की बात की जाए तो ये प्रतिच्छेदी हैं। अगर रेखा खंड पे बात की जाए, अगर हम लोग इतने रेखा खंड देख रहे हैं, तब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। लेकिन रेखा इनफाइनाइट तक जाती है तो ये दोनों हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखें अगर इसकी लंबवत दूरी, तो यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे थोड़ा बढ़ी हुई महसूस होगी, और आगे देखेंगे तो और कम। तो ये समांतर नहीं है, यानी कि जो रेखाएं समांतर हैं वही केवल एक दूसरे को नहीं काटेंगे,
और बाकी सारी रेखाएं अगर वो समांतर नहीं है तो वो एक दूसरे को काटेंगी। एक केस और बनता है, अगर ये रेखाएं जो दो पैरेलल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही चिपक जाए तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे संपाती रेखा कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट उसी पे बात करते हैं, संपाती रेखा पे। तो नेक्स्ट है अपना संपाती रेखा। अब ये संपाती रेखाएं क्या होती हैं, जैसे कि बताया कि समांतर रेखाएं हो लेकिन एक दूसरे के ऊपर चिपक जाए तो वो संपाती रेखा कहलाती हैं। साधारण सी बात है, जैसे एक रेखा ये है और इसी पे एक दूसरी रेखा हम लोग रेड कलर के मार्कर से खींचते हैं, कोशिश करते हैं कि इसी पे जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही है लेकिन ये बिल्कुल इसी पे कि एक दूसरे पर ही चढ़ी रहती है, ये दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से कुछ, तो ये एक रेड वाली रेखा है और एक ये ब्लैक वाली नीचे रेखा है। तो यानी कि अगर हम लोग ब्लैक वाली को यल मानते हैं और नीचे ऊपर से जो रेड वाली है उसको एम नाम देते हैं, तब ये दोनों रेखाएं एल और एम जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे पे संपाती रेखा कहलाती है, यानी कि एक दूसरे पर पूरी तरह से चिपक गई हैं, पूरी तरह से ढक लिया है इन्होंने। इसी को चाहे तो हम लोग एक नाम और दे सकते हैं, सर्वांगसम रेखा। तो इसी को हम लोग एक नाम और दे सकते हैं, सर्वांगसम रेखा। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठ जा रही हैं, जैसा कि आगे बताया जाएगा, ज्यामिति में ही त्रिभुज पढ़ाया जाएगा जब, तो उसमें एक सर्वांगसम त्रिभुज की बात होती है। सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है कि जो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज पर पूरी तरह से ढक ले, ना तो थोड़ा सा छोटा हो ना तो बड़ा हो, पूरी तरह से उसी पे फिट बैठ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, दोनों सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। वैसे ही रेखाओं में आप लोग इसे सर्वांगसम रेखा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे पर पूरी तरह से चिपक गए हैं या बराबर ही हैं, पूरी की पूरी ढक रही हैं, तो इसलिए इसे हम लोग सर्वांगसम रेखा कह सकते हैं। तो अब अगर ये रेखा तो हो गई कि पूरी ढक लिया, अब जैसे दो रेखाएं बाइसेक्ट कर रही थी, ऐसे अगर एक ही पॉइंट पे कई सारी रेखाएं अगर काटने लगे तब उसे क्या कहते हैं। आइए नेक्स्ट उसी पे बात करते हैं, जिसे हम लोग संगामी रेखा कहते हैं। आइए नेक्स्ट संगामी रेखा पे बात करते हैं हम लोग। तो रेखा का जो नेक्स्ट प्रकार है वो क्या है, संगामी रेखा। संगामी रेखा हिंदी नाम से ही पता चल रहा है, जहां पे कई चीजों का मतलब कि मिलाप होता है उसे ही संगम कहते हैं। जैसे कि अपने प्रयागराज में, हम लोग प्रयागराज से ही हैं, तो अपने प्रयागराज में जैसे कि गंगा यमुना और माना जाता है सरस्वती, तीनों नदियों का मिलाप होता है, तब हम लोग उसे संगम कहते हैं। तो संगम से स्पष्ट है कि संगामी रेखाएं जो होती हैं वो कई रेखाओं का एक जगह पे संगम होता होगा। तो बस इसी पे अपना संगामी रेखाओं का जो आधार है वो है कि जब दो से अधिक रेखाएं, दो रेखाएं हैं तो वो तो सिंपल से प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, लेकिन जब दो से ज्यादा होंगी, दो से ज्यादा कितनी ज्यादा, तो 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, यानी कि 2 से ज्यादा होनी चाहिए, कितनी भी हो जाए। तो आप ऐसा कह सकते हैं, जब 3 या 3 से अधिक कहां मिले, एक ही बिंदु पे मिले। जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तब वो तीनों रेखाएं संगामी रेखा कहलाती हैं। तो ये तो हो गई अपनी संगामी रेखा की बात। तो आइए लगे हाथ लंबवत रेखा पे भी बात कर ले। समांतर हो गई, अब लंबवत रेखा तो मिटाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है अपना लंबवत रेखा। लंबवत रेखा इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, आप लोग स्पेलिंग लिख लीजिएगा। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, जब एक लाइन कुछ इस तरह से जाए और दूसरी लाइन इसको 90 डिग्री पे काट दे।
काटा पीटी की बात चल ही रही है, संगामी रेखाएं भी काट रही थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं भी काट रही थी। तो इस तरह से तो ये जब रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करे, जैसे कह लीजिए, तब ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी? लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। तो बस लंबवत रेखाओं की कोई विशेष वो है नहीं। हाँ, बस इसमें दर्शाने का तरीका है कि ये L है अगर और ये वाली रेखा M है तो इसको दर्शाया जाता है L परपेंडिकुलर इस तरह से M, या इसी का उल्टा कर लीजिए M परपेंडिकुलर टू L। यानी कि इसमें जो ये वाली रेखा है इस पे लंबवत है और ये वाली जो रेखा है इस वाले पे लंबवत है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत हैं। ऐसा नहीं है कि यही वाली रेखा इस पे लंबवत है, ये वाली इस पे भी लंबवत रेखा है, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे पे लंबवत रेखाएं हैं। बात की जाए अगर एंगल की, तो इनके बीच का कोण जो होता है वो 90 डिग्री पे हिट करना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री पे होना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ तिर्यक रेखा की। समांतर रेखा की बात हो चुकी है, उसी से उसको जरूरत होती है। तिर्यक रेखा वैसे नहीं खींची जाती, जब दो समांतर रेखाएं होती है तभी तिर्यक रेखा खींची जाती है। तो आइए उस पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है तिर्यक रेखा। इसे एक और नाम से जानते हैं, अनुप्रस्थ रेखा। तो इसको लिखते हैं अनुप्रस्थ या तिर्यक। पहले ही बता चुके हैं इसमें समांतर रेखाओं पे खींची जाती है। तो पहले दो समांतर रेखाएं बना लेते हैं, कुछ इस तरह से क्षैतिज वाली हम लोग बनाते हैं, चाहे तो आप लोग ऊर्ध्वाधर वाली भी बना लीजिए। ये होगी अपनी ऊर्ध्वाधर रेखा। इस पर एक हम लोग तिरछी कोई रेखा इस तरह से खींच देते हैं। तो ये जो तीसरी रेखा है ये इसकी तिर्यक रेखा कहलाती है। इस पर भी हम लोग कुछ ऐसा तिरछा खींच दें तो ये वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। जरूरी नहीं है ऐसा ही खींचे हम लोग, चाहे तो हम लोग इसको ऐसा भी खींच सकते हैं, ये भी इसकी तिर्यक रेखा कहलाएगी। इसमें भी हम लोग चाहे तो ऐसा खींच सकते हैं, ये भी इसकी तिर्यक रेखा कहलाएगी, ये भी इसकी तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो इस तरह से हम लोग दो समांतर रेखाओं पे अनंत तिर्यक रेखाएं खींच सकते हैं, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि एक ही तिर्यक रेखा खींच सकते हैं। ये सारी तिर्यक रेखाएं। अब इस तिर्यक, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट नियम निकल कर आते हैं, जो ज्योमेट्री में एक विशेष योगदान देते हैं। वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगी उसमें एंगल में हम लोग बात करेंगे। तो ये हो गई अपनी अनुप्रस्थ या तिर्यक रेखा। रेखाओं की बात की जाए तो रेखाएं तो हमारी समझ से इतनी होती हैं, कुछ अगर एक आध छूट गई हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। हमारे हिसाब से रेखाएं इतनी ही थी। तो रेखाओं से ही रिलेटेड है, बट रेखाओं से थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन रेखाओं से ही रिलेटेड है। दो पॉइंट इसके और बच जाते हैं। एक पॉइंट इसका है कि संरेख क्या होता है, यानी कि बिंदु होते हैं वो संरेख होते हैं, ऐसा बुकों में आता है या पेपरों में आता है। तो बिंदु संरेख कैसे होते हैं, एक ये, और एक संगत भुजाओं का कॉन्सेप्ट आता है। तो वो भी कुल मिला के रेखाखंड से ही रिलेटेड है, और रेखाखंड रेखा का ही एक भाग है। तो इसलिए हम लोग इसी वाले वीडियो में उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग संरेख बिंदु की। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या है, संरेख बिंदु। अब संरेख बिंदु क्या होता है, सिंपल सी बात है। संरेख बिंदु यानी कि तीन ऐसे बिंदु जो एक ही, मतलब तीन या तीन से ज्यादा ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर पाए जाते हैं, वो तीनों संरेख कहलाते हैं। यानी कि एक ही रेखा, ऐसे बिंदु जिन बिंदुओं को एक रेखा पूरी की पूरी उससे होके गुजरे। इस तरह से एक रेखा हो और इस बिंदु से होके गुजरे, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, इस तरह से तीन से ज्यादा भी पॉइंट ले सकते हैं आप लोग। तो ये सारे बिंदु क्या कहलाते हैं, अपने संरेख बिंदु। नेक्स्ट इसी में नीचे बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, तो अपनी संगत भुजा की। तो दो ऐसी भुजाएं, मतलब कि दो ऐसे रेखाखंड या किरण कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो दो ऐसी भुजा रेखा, जो भी वो रेखाखंड कह लीजिए, जिनका शीर्ष एक ही पॉइंट हो। जैसे एक पॉइंट ये है, इससे एक किरण निकल रही, इससे एक किरण निकल रही, तो ये दोनों भुजाएं आपस में संगत भुजाएं कहलाएंगी। अर्थात जिनका दो ऐसी भुजाएं जिनका शीर्ष एक हो, या दो ऐसे रेखाएं या किरण जिनका शीर्ष एक ही हो,
शीर्ष किस में होगा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो। यानी कि रेखाओं में तो ऐसा संभव है नहीं, लेकिन रेखाखंड या किरण में ऐसा होता है कि जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है लेकिन एंड पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं या इन्फिनिट तक जा सकते हैं, तो वो दोनों संगत भुजाएं कहलाती हैं। तो ये तो हुई रेखाओं के प्रकार। अब रेखाओं के कुछ गुणधर्म है जो रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, जैसे कि एक रेखा अनंत बिंदुओं से होकर गुजरती है या एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। इस तरह से कुछ छोटी छोटी अभिग्रहीते हैं। पिछले वीडियो में बताया था कि यूक्लिड जे की कुछ अभिग्रहीते और प्रमेय उन्होंने दी थी। अभिग्रहित क्या होती है कि इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, और प्रमेय क्या होती है, इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो जो भी प्रमेय उन्होंने दी थी और अभिग्रहीते दी थी उसको हम आपको बता दे रहे हैं। प्रमेय को सिद्ध करने का कोई औचित्य है नहीं, प्रमेय आप लोग जानते रहिए, प्रमेय ही काम आएगी। उसको सिद्ध करने का तरीका फिलहाल कंपटीशन या किसी ऐसे एग्जाम में कोई जरूरत है नहीं। प्रमेय आप लोग जानते रहिए, उससे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप लोग कहिएगा तो जिस प्रमेय का कमेंट करिएगा उसको सिद्ध भी करवा दिया जाएगा। तो आइए फिर उन प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। तो बोर्ड पर जैसा कि रेखाओं के गुणधर्म लिखे हैं, ये 4 गुणधर्म अभी आपको दिखाए जा रहे हैं, बाकी और इसके बाद लिखेंगे। तो ये 4 गुणधर्म दिए हैं, आइए इनको बारी बारी से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए पहला गुणधर्म क्या कह रहा है कि एक रेखा पर असंख्य बिंदु पाए जाते हैं। कोई एक रेखा होगी, रेखा इस तरह से होगी, इनफिनिट तक जाएगी, तो इनफिनिट तक जाएगी तो हम मानते हैं एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे है। इस तरह से हम कुछ बिंदुओं को दर्शाते हैं। लेकिन आगे जब हम लोग देखेंगे तो इन बिंदुओं के बीच में भी अभी हजारों बिंदु आ सकते हैं, क्योंकि ना तो इनकी लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, ना तो ही ऊंचाई और गहराई है। तो इस तरह से इनके बीच में अभी लाखों बिंदु आ सकते हैं। तो इस तरह से किसी रेखा पे असंख्य बिंदु आ सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है कि एक दिए गए बिंदु से अनंत रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बिंदु लेते हैं, इससे एक रेखा ये गुजर गई, एक रेखा ये गुजर गई, एक रेखा ये गुजर गई। अब ये रेखाएं तो हमने 3 दिखाई हैं इस पे। अब इन रेखाओं की कोई चौड़ाई तो होती नहीं है, लंबाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, ना गहराई होती है, ना तो चौड़ाई होती है। तो टेक्निकली ये पूरा एरिया कभी फिल होगा नहीं। ऐसे तो हम खींचने जाएंगे, हो सकता है किसी पतली से पतली भी चीज से खींचे, तो हजारों रेखाएं खींचने के बाद हो सकता है पूरा एरिया भर जाए। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1000-1500 रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजर पा रही हैं बस। लेकिन वास्तव में इनकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। जब आप मैथ का चश्मा लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। वैसे तो मार्कर से खींचेंगे तो एक न एक दिन पूरा एरिया भरा हुआ दिखने लगेगा। तो जब मैथ का चश्मा आप लगाएंगे तब उसमें समझ में आएगा कि इसकी चौड़ाई तो कुछ होती ही नहीं है। अब जो चौड़ाई नहीं होती है तो एरिया भरेगा कैसे। तो इस तरह से इससे अनंत रेखाएं किसी बिंदु से होकर गुजरती हैं। ये होगी अपनी दूसरी प्रॉपर्टी। अब ये कह रहा है 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं से होकर एक और केवल एक रेखा गुजर सकती है। जैसे अपना ये 2 बिंदु हैं, तो इससे होकर केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। कोई और रेखा अगर थोड़ा सा हम इससे नीचे से ले जाएंगे तो इस बिंदु को मिस कर जाएगी, थोड़ा सा ऊपर से इस तरफ ले जाएंगे तो इस बिंदु को मिस कर जाएगी। हाँ, संपाती रेखाओं के केस में हो सकता है कि इसी पे एक हो तो उस वाले केस को यहाँ पे नहीं जोड़ा जाता। तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी कहती है कि 2 बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही रेखा जाएगी। इससे थोड़ा सा एंगल उठाएंगे तो इस बिंदु को मिस करेगी, और थोड़ा सा एंगल डाउन करेंगे तब भी मिस करेगी। अगर इधर से कुछ उठाते हैं तो इस बिंदु को मिस कर देगी। तो नई रेखा बनानी है तो थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ेगा, तभी नई रेखा बन पाएगी। तो इस तरह से ये असंभव है कि वही 2 पॉइंट को कोई एक और रेखा आके इंटरसेक्ट करे, यानी कि काटे। यानी कि 2 बिंदु हैं तो उनको केवल और केवल एक ही रेखा काट सकती है। नेक्स्ट अपना गुण है कि 2 भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु संभव नहीं है। जैसे 2 अपनी रेखाएं हैं, 2 भिन्न भिन्न रेखाएं हैं और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तभी तो उभयनिष्ठ बिंदु आएगा। दोनों एक दूसरे को उभयनिष्ठ हैं, ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो सिर्फ ये एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगे। अब आगे तो ये इधर निकल जाएगी, ये इधर निकल जाएगी, बीच की दूरी देख रहे हैं आप बढ़ती जा रही है। तो इंटरसेक्ट करने का कोई ऐसा योग बन ही नहीं रहा है। इधर से ये बढ़ती जाएगी, इधर ये बढ़ती जाएगी, ये इधर बढ़ती जाएगी, बीच की दूरी देख रहे हैं दोनों तरफ बढ़ रही है। तो ये कहीं पे भी एक दूसरे को अब नहीं काटेंगी। यानी कि एक ही बिंदु ऐसा संभव है जहां पे 2 भिन्न भिन्न रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो ये हो गए इस तरह से ये 4 गुणधर्म। आइए और आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट 4 पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि यदि L एक रेखा है तथा P एक बिंदु है जो L पर नहीं स्थित है। यानी कि L एक रेखा है, एक रेखा हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं।
ये इस रेखा का नाम एल है, और एक पॉइंट पी कहीं पे लेते हैं जो इस रेखा पे ना हो। यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया हमने। अब उसके बाद कह रहा है कि तो एक और केवल एक रेखा होती है जो पी के समांतर होकर गुजरती है, जो पी से होकर गुजरती है और एल के समांतर होती है। तो केवल और केवल एक ही रेखा ऐसी होगी जो इस पॉइंट पी से होकर गुजरेगी और इसके समांतर होगी, क्योंकि इस पॉइंट से और जो रेखाएं होकर गुजरेंगी उनका एंगल कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा हमें, और फिर वो इसके समांतर नहीं रह जाते हैं। तो इस तरह से एक ही रेखा ऐसी है, ये वाली, इसको कोई भी नाम दे दीजिए, एम दे दीजिए। तो यही एक ऐसी रेखा है जो इसके समांतर भी होगी और पी से भी होकर गुजरेगी। इससे समांतर और इनफाइनाइट रेखाएं हो सकती है, लेकिन वो पी से नहीं गुजरेंगी। तो इस तरह से ये हो जाता है अपना पांचवा पॉइंट। छठे पॉइंट में देखिए कह रहा है कि दो रेखाएं जो किसी तीसरी रेखा के समांतर हो वो आपस में भी समांतर होती हैं। जैसे एक रेखा ये है, नाम दे दो इसको एल, एक रेखा ये है, इसको नाम दे दो एम, एक तीसरी रेखा है ये, इसको नाम दे दिया एन। तो इसमें जो रेखा एल है वो एन के समांतर है, और जो रेखा एम है वो भी एन के समांतर है, सॉरी समांतर है यहाँ पे। तो जो ये दोनों रेखाएं बच रही हैं एल और एन, ये भी आपस में समांतर होंगी। यही रेखा इसके समांतर है, यही रेखा इसके समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में समांतर होंगी। यानी कि हम कह सकते हैं जो एल है वो एम के भी समांतर होगी। बस सिर्फ इतना ही कह रहा था ये छठवां पॉइंट। तो अब जो अपना नेक्स्ट सातवां पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि यदि यम और एन पैरेलल है और यल यम को प्रतिच्छेद करे, यानी कि तीन रेखाएं हैं यम और एन और यल, यदि यम और एन को पैरेलल पहले से ही दिया गया है, एल उसको प्रतिच्छेद करे, किसको, यम को, तो वो एन को भी प्रतिच्छेद करेगी। सिंपल सी बात है, तीन रेखाएं हैं या दो रेखाएं हैं, इस तरह से दोनों समांतर हैं, इनको नाम क्या दिया गया है, एम, और इसको नाम दिया गया है एन। एक कोई रेखा यल है, इसको एम को प्रतिच्छेद कर रही है, कोई रेखा एल है जो एम को प्रतिच्छेद कर रही है। तो रेखाओं को बताया गया है पहले ही कि इसको इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है, तो इस तरह से इसको बढ़ाएंगे तो ये एन को भी प्रतिच्छेद करेगी। बस सिंपल से इतनी ही बात थी। तो ये 7 पॉइंट हो जाते हैं जो रेखाओं के गुणधर्म से रिलेटेड हैं, यानी कि रेखाएं कैसा व्यवहार करती हैं, रेखाओं से संबंधित कुछ नियम पे ये सारी प्रॉपर्टी थी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग एंगल पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोण कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या गुणधर्म होते हैं, कैसे मापा जाता है, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।